हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो ये चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके जो है मेन टॉपिक्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज होता है, वही सब जो है इस चैप्टर में जो है इंक्लूड है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में आएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो इस चैप्टर में जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनको जो है हम आज समझते हैं। तो क्या है वो टॉपिक्स, क्या है वो कंसेप्ट, उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जो दो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो टॉपिक्स क्या क्या हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल आप जो है अक्सर जो है इसके क्वेश्चन में जो है देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है जो जरूरी है इस चैप्टर के लिए, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको उन्नयन कोण भी कहा जाता है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहते हैं हम अवनमन कोण। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की। देखिए, हमें पता है कि कोई भी जो एंगल होता है वो क्या होता है, दो लाइंस के बीच में बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए भी दो लाइंस जो है बहुत जरूरी है। तो क्या है वो दो लाइंस, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मान लिया जाए यहां पर कोई एक पर्सन जो है खड़ा है। ठीक हो गया। अब इस पर्सन की जो आई है, ठीक है, इस व्यक्ति को ऑब्जर्वर भी कहा जाता है। तो इस आदमी की जो आई है, उस आई से ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होगी उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया जाए ये व्यक्ति यहां खड़ा है, तो जो ग्राउंड है उसके पैरेलल अगर हम इसकी आई से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी बच्चा। तो ये जो लाइन होगी उस ऑब्जर्वर या उस आदमी के जो है आई से ग्राउंड के पैरेलल एक ऐसी लेटी हुई लाइन जो होगी, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यही आदमी मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पर माना एक पतंग है, चलो काइट हम लोग ले लेते हैं, और ये इसको देख रहा है, इस पतंग को अब अगर ये आदमी देख रहा है, तो इस आदमी की, इस पर्सन की आई, और अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये काइट। इस काइट को अगर हम मिला दें इस आदमी की आई से, तो एक लाइन हमारी ये बन रही है। इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। यानी कि जो लाइन ऑफ साइट होता है, ये क्या होता है, ये वो लाइन होती है बच्चे जो कि उस ऑब्जर्वर, मतलब जो भी व्यक्ति क्या हो रहा है, देख रहा है किसको, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस आदमी की आई से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और जो पहली चीज हमने इससे पहले बात करी थी, वो बात करी थी हॉरिजॉन्टल लेवल की। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, उस आदमी की आई से ग्राउंड के पैरेलल यानी कि लेटी हुई जो लाइन होगी, दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल लेवल, या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता चल गई, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हमने क्या बोला कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो हमारी आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी, दैट लाइन इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब इन्हीं दोनों चीजों पर, यानी कि लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हीं दोनों पर बेस्ड करते हैं हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लिया जाए वो ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर को है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो गर्दन है, अपना जो सिर है, हेड को वो ऊपर इस तरीके से करना पड़ेगा। तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि
हमारा लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ को बनता है, तो इन दैट केस जो एंगल हो जाता है बच्चे इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन। इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्लियर हो गया है, ये वो एंगल है जो बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। बट कब बनेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या होगी? ऊपर होगी। ठीक है, यानी कि इन दिस केस हमको क्या करना पड़ेगा? अपने हेड को रेज करना पड़ेगा, अपने सिर को ऊपर की तरफ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और ध्यान देना है हमने, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दोनों ही एंगल्स बनते हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। बट एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है। ठीक हो गया? तो ऐसे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम समझाते हैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम समझते हैं बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए ये कोई एक टावर है या ये कोई एक हाई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई यहां पर आदमी खड़ा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ये तो हमें क्लियर है कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वो लाइन होती है जो उस आदमी की आई से, ठीक है, ग्राउंड के बिल्कुल क्या होती है? पैरेलल होती है। यानी कि इस तरीके से लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर कोई आदमी इस तरीके से ऊपर खड़ा है तो उसके केस में ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो किसी टावर के ऊपर, किसी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये। अब वो ग्राउंड पर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई बॉल है, चलिए बॉल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। और वो क्या कर रहा है भाई? इस बॉल को देख रहा है। यहां पर ग्राउंड पर कोई एक बॉल पड़ी हुई है, वो इसको देख रहा है। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट कौन है? ये बॉल। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर कौन है? वो आदमी जो उस बॉल को देख रहा है। तो इस केस में अगर हमें लाइन ऑफ साइट बनाना हो तो क्या करेंगे? हम इस आदमी की आंख से इस ऑब्जेक्ट को मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब इस केस में अगर उस आदमी ने बॉल को देखना है, क्योंकि वो एक हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर उसने बॉल को देखना है तो उसने अपने हेड को क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ करना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है। तो इस केस में जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इस एंगल को कहा जाता है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बना दिया। और ये कब बन रहा है? जब ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा। तो ये एंगल भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। बस इस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होता है। और बात कर रहे थे बच्चे हम एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो जैसे ये कोई आदमी था, ये किसी पतंग को देख रहा था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे तो हमें फिर से दो लाइंस की, हॉरिजॉन्टल लाइन की और लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ रही थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन, और लाइन ऑफ साइट यानी कि अब इसकी आई को हम पतंग से, पतंग को देख रहा है तो अभी ऑब्जेक्ट पतंग है तो इसको मिला देंगे तो ये बन गया लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल क्या हो गया बच्चा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किस केस में बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन किस केस में बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा लाइन ऑफ साइट, ये हमारी लाइन ऑफ साइट थी, और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन इनके बीच में। ये भी बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ और लाइन ऑफ साइट के बीच में, बट जो केस है वो डिफरेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने अपने हेड को ऊपर करना पड़ रहा है, ठीक है, या कहें कि जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने अपने हेड को बेटा डाउन करना पड़ रहा है, नीचे की तरफ करना पड़ रहा है,
ठीक है, या फिर वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, एक चीज जो इसमें जरूरी रहेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में अक्सर ये आ जाता है बच्चे। ठीक है, बेटा मान लिया जाए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर है थीटा, मान लिया ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये एंगल की वैल्यू है थीटा। अब अगर हम लोग क्या करें, इस ऑब्जेक्ट से ये ग्राउंड वाली लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, देखिए यहां पर भी तो एक एंगल बन रहा है, इस लाइन और इस ग्राउंड के बीच में यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी हम कह सकते हैं थीटा। ये जो एंगल है ये भी हम कह सकते हैं थीटा। अब कैसे हम इसको थीटा कह रहे हैं, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से जो एंगल बनता है, देखिए ये शेप आपको याद आ रही होगी, दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो एंगल बनता है उनके बीच में इसको कहते थे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा ना बच्चे, ग्राउंड और ये जो लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ को आ रही थी इसके बीच में, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये भी जो है अक्सर जो है हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे इस चीज को, तो ये आप समझ गए होंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं इस चैप्टर में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 0 से 90 के लिए हमने क्या किया था, इनकी वैल्यूज को पढ़ा था। और इसमें आपने क्या करना है, इस चैप्टर में जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज की हमको जरूरत पड़ेगी वो है मेनली साइन, कॉस एंड टेन। और इनमें भी क्या है बच्चे कि आप जो ये एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है, मेनली इनको ही ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है, इनको जो है ज्यादा पूछा जाता है। तो साइन 30, साइन 45, कॉस 60, सॉरी साइन 60, इसी तरीके से कॉस के लिए भी जो है आप इन तीनों एंगल्स की वैल्यू एंड टेन की भी वैल्यू इन तीनों ही एंगल्स के लिए आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करने से पहले कुछ जो है बेसिक से एग्जांपल्स लेकर हम लोग चलते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस्ड। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पर। तो मान लिया जाए हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। एक टावर है एसी जिसका हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। इस टावर के बेस से, सॉरी इसके हम हाइट को मान लेते हैं AB, और इसके बेस से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट C है, जहां पर से कोई आदमी क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो जो हमारा टावर है बच्चा, वो टावर का हाइट कितना है, 100 मीटर, और इस टावर के बेस से कुछ डिस्टेंस पर एक पर्सन है, कोई आदमी है, ऑब्जर्वर है, जो कि टावर के टॉप को देख रहा है। तो इसमें ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो जो आदमी देख रहा है वो अपने हेड को क्या कर रहा है, रेज कर रहा है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर ऑब्जेक्ट है, वो टावर के टॉप को देख रहा है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। मान लेते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30। अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमसे चीजें पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा, वो पूछ सकता है हमसे या तो उस आदमी का टावर के बेस से डिस्टेंस BC, या फिर वो पूछ सकता है हमारे क्या डिस्टेंस AC को, उस आदमी और टावर के टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको पूछ सकता है AC को। तो किस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
अब जो ये रेशियो रहता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है हमारा साइन। जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो रहता है ये होता है हमारा कॉस। एंड जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है ये रहता है हमारा टेन। ठीक हो गया बच्चे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस क्वेश्चन में हमको टावर की हाइट दी है और दो चीजें जो हमसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, या तो वो पूछेगा उस आदमी का टावर के बेस से डिस्टेंस बीसी, या फिर वो हमसे पूछ सकता है उस आदमी का जो है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यानी कि ये जो लाइन ऑफ साइट है इस डिस्टेंस को पूछ सकता है। तो पहला केस लेकर चलते हैं हम, जिसमें हमसे क्या कर रहा है, ये बेस पूछ रहा है, यानी कि बीसी को हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, इस एंगल के बेसिस पर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया। तो जो डिस्टेंस ए बी है ये हमारा इस एंगल के सामने है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो हमसे पूछ रहा है ये जो बीसी है ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। अब जो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक साथ होते हैं, ये होते हैं 10 में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम क्या करेंगे, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को ले लेंगे। तो 10 हमने ले लिया और एंगल हमारा क्योंकि 30 था तो हमने इसके साथ एंगल लिख लिया 10 30 डिग्री। तो 10 फंक्शन जो होता है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस ए बी अपॉन में बी सी। हमने ले लिया ए बी अपॉन में बी सी। तो 10 30 डिग्री बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें मालूम है 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और ए बी कितना है जी हमारा 100 मीटर एंड बीसी हमको नहीं मालूम है। तो अब बीसी को इधर 1 से मल्टीप्लाई करें और इस √3 को अगर इधर साइड ले जाएं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बीसी को 1 से मल्टीप्लाई करके बीसी एंड 100 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 100√3। तो इस तरीके से जो बेस आ गया यानी कि उस आदमी का बेस से डिस्टेंस कितना हो गया 100√3। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये एसी डिस्टेंस को पूछ रहा होता तो ये AC 90 के सामने है, इट मींस ये हाइपोटेन्यूस है। और जो चीज हमें गिवन है, हमें दो चीज ध्यान रखनी है कि क्या पूछा है और क्या जो है हमको दिया हुआ है साइड। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है एंड हाइपोटेन्यूस हमसे पूछा हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमारे साइन रेशियो होते हैं। तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी अपॉन में ए सी, जो चीज हमसे पूछी गई थी। साइन 30 का वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होता है। ए बी हमारा जो है ये 100 मीटर है एंड ए सी हमें नहीं पता तो हमने इसके प्लेस पर ए सी ही रहने दिया। अब ए सी कैसे निकलेगा, देखो ए सी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू 2 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 200। तो ये आंसर आ गया 200 मीटर, यानी कि टावर का टॉप और उस आदमी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 200 मीटर। तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन पर क्वेश्चन आते हैं। अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके का हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं बट उसमें जो है हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो किस तरीके से रहेगा देखिए वो क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहां पर को एक टावर कंसीडर करते हैं या एक बिल्डिंग कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं उस बिल्डिंग के टॉप पर कोई एक पर्सन है और वो क्या कर रहा है बच्चे, इस टावर के बेस से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, एक पॉइंट है पॉइंट सी, उसको देख रहा है। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। तो ये हो गया बच्चे क्या लाइन ऑफ साइट, ठीक, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मान लिया जाए अगर टावर का जो है हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, टावर का हाइट कितना है 20 मीटर। यहां पर कोई जो है आदमी है, ऑब्जर्वर है, और वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ वो देख रहा है, ठीक है, तो यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी। तो मान लिया जाए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चे कितना 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ सकता है वो, एक तो पूछ सकता है कि जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है वो बेस से कितने डिस्टेंस पर है,
और दूसरा हमसे पूछ सकता है वो क्या, कि उस आदमी और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो किस तरीके से इसको करेंगे हम देखेंगे जरा ध्यान से। अब देखिए ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जेड जैसा शेप बना हुआ है हमारा, तो इसमें क्या होता है, एंगल बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमसे पूछा हुआ है इस बीसी को, बीसी डिस्टेंस को पूछा हुआ है, ए बी हमको गिवन है। तो एंगल के सामने जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये साइड हमारी क्या है, बेस। तो इसमें हमसे बेस पूछा हुआ है। अब परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, 10 में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो यहां पर यूज करते हैं हम इसमें किस तरीके से, 10 रेशियो को। तो हम लिख देंगे 10, एंड एंगल बच्चे हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा है ए बी एंड बेस है हमारा बी सी। 1030 अगेन हमें मालूम है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है हमारा 20 एंड बी सी कितना है हमको नहीं मालूम, तो हमने बीसी को बीसी ही रहने दिया। तो अब देखिए बीसी का वैल्यू कैसे निकल कर आया, बीसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीसी, एंड 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। तो ये हमको डिस्टेंस पता लग गया ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द बेस ऑफ दैट टावर। अगर वो आदमी टावर के टॉप से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री है, टावर का हाइट 20 मीटर है, तो उस ऑब्जेक्ट का जिसको वो आदमी देख रहा है वो टावर के बेस से कितने डिस्टेंस पर होगी, 20√3। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए और जो है इस कंसेप्ट को समझा हमने, जिसमें हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को शुरू करेंगे।